स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज मैं दो वीडियो बना रहा हूँ। दो वीडियो मैंने बनाया है, एक इंटर का बनाया है अभी अभी, और अब मैं फर्स्ट ईयर का बना रहा हूँ। और मैं टोटली सीरियस माइंड से हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी मैंने लास्ट वीडियो में कह दिया था कि अभी आपने बस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है फर्स्ट ईयर का। मैं अगला वीडियो जो लेकर के आने वाला हूँ वहाँ से मैं आपको पीक पर ले जाऊँ। ठीक है, तो चलो पीक पर मेरे साथ। हम लोगों का जो टॉपिक है ना आज का, हम लोगों ने मॉलिक्यूल पढ़ा। मॉलिक्यूल के बाद में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास एक टर्म पढ़ा। और जब मॉलिक्यूलर मास टर्म हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि उसके आगे लगाने के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी। ठीक है, उसके आगे लगाने के लिए हमारे पास में कोई यूनिट नहीं थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बस एक ऐसे यू बना रहे थे कि हाँ ठीक है, यूनिट कुछ तो यूनिट होगी। तो यहां से शुरू होता है टॉपिक, और टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं AMU। बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छा वीडियो बनेगा, लंबा वीडियो बनेगा, देखने में टाइम लगेगा। जुड़ के देखना, शुरुआत में बोरिंग भी होगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप आकर के कुछ बढ़िया सीखने वाले हो। बढ़िया क्या सीखने वाले हो? डेप्थ में जाकर के सीखने वाले हो। तो एटॉमिक मास यूनिट जो आई, ये थी क्या? तो पहली बात तो देखो, हम लोगों ने जब यूनिट सिस्टम पढ़ा ना अपना, तो उसमें हम लोगों ने यूनिट सिस्टम में कई सारी चीजें पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है। तो ये सब किसने बनाए? ये सब बनाए SI ने, है ना। वैसे ही केमिस्ट्री के लिए बैठता है IUPAC। और जब भी हम लोग किसी मॉलिक्यूल की बात करते थे, चलो साथ साथ चलो, CO2 ले लिया हम लोगों ने, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन। तो CO2 क्या, जब आप लेते होगे CO2, आज मैं आपको वहां तक चीजों को सिखाऊंगा। आपको मैं ग्राम में अगर सब्सटेंस दे दूं ना हाथ में, तो कैलकुलेट करके बता दोगे इतने कार्बन है, इतने ऑक्सीजन है इसके अंदर। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में ग्राम में दे दूं हाथ में, तो आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे कि इसके अंदर कितने कार्बन के आइटम होंगे और कितने ऑक्सीजन के आइटम होंगे। समझे बात को? इसलिए ध्यान से देखो वीडियो। चलो भाई, अब मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड या पानी आपको दिया, चलो H2O दिया, तो किसमें दिया होगा भाई? ग्राम में दिया होगा, मिलीग्राम में दिया होगा, या किलोग्राम में दिया होगा, इसी में तो दिया होगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन का आइटम इतना बड़ा होता है कि उसे ग्राम या मिलीग्राम में आप मेजर कर पाओ? वो तो बहुत छोटी सी चीज है ना, आइटम बहुत छोटी सी चीज है। तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर यूनिट की जरूरत थी, और उस यूनिट का नाम ही क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। नाम पढ़ो यार, एटम के मास की यूनिट, एटम के मास की यूनिट। तो अब जब भी यूनिट बनाई जाती है तो कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, नई बातें लगेंगी आपको कुछ, तब कुछ ना कुछ क्या लिया जाता है? रेफरेंस लिया जाता है कि भाई इसके कंपैरिजन में चलो देखा जाए। जैसे लेंथ अगर आपको देखनी है तो बेसिक SI यूनिट क्या है? मीटर। 1 मीटर इतना, ठीक, 1 मीटर इतना, इतनी चीज 1 मीटर है, उसी के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे। तो जो एटॉमिक मास यूनिट थी वो क्या थी? एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली था रिलेटिव एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर, चाहे आइटम हो और चाहे मॉलिक्यूल हो। 1 मिनट, हमारे यहाँ जो थोड़ा सा इधर उधर रहता है। हाँ भाई, कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को क्या एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, इसको समझने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो जब भी एक टर्म लगता है ना रिलेटिव, 9th हाई स्कूल से पास करके आए हो, जब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाई गई तो कहा गया डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बेसिकली क्या होती थी? 1 होती थी। तो जब भी दुनिया में, सुनो बात को, जब भी साइंस पढ़ रहे हो और टर्म आ जाए रिलेटिव, दैट मीन्स समथिंग इज रेफरेंस। कुछ ना कुछ रेफरेंस उठाया गया है, 100% कुछ ना कुछ रेफरेंस उठाया गया। और रेफरेंस भी क्या, जो आपकी कैलकुलेशन को अफेक्ट ना करता हो। मान लो लेंथ को ही मेजर करते हो, तो लेंथ रेफरेंस क्या रखते हो? स्केल पर 0 को रेफरेंस रख करके तब मेजर करते हो। अगर 1 से करो तो गलती नहीं हो जाएगी, सोचो ध्यान से। तो हम लोगों ने रेफरेंस, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट को क्या चाहिए था? रेफरेंस चाहिए था, और वो रेफरेंस आया कार्बन 12 6C12। बट रिलेटिव करना है तो या तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे या तो डिवाइड करके देखेंगे कि हाँ भाई इसके रिलेशन में, इसके कंपैरिजन में कितना रेशियो बढ़ रहा है या कितना रेशियो घट रहा है। तो इसका मास तो था यार 12। अब 12 से कंपैरिजन अगर करोगे, 12 से अगर मल्टीप्लाई या 12 से डिवाइड करोगे तो यूनिट पे फर्क पड़ेगा। तो करा क्या गया, कहा गया इसको किससे डिवाइड कर दो? इसको डिवाइड कर दो 1/12 से। तो अगर 12 को 12 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया? 1। अब 1 से किसी को डिवाइड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। तो रेफरेंस क्या तैयार हुआ? 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये रेफरेंस लिया गया IUPAC द्वारा, और इस रेफरेंस की वैल्यू जो आई 1, उसी के आगे लिख दिया गया AMU, दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर कोई पूछे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट होती है द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। 1 अब कार्बन 12 एटम के मास का जो 1/12 पार्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो
तो जब भी अब कहा जाए कि भाई रिलेटिव बताओ किसी चीज का, तो आप कह दोगे कि मास ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल। 9th में पढ़ा होगा अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो, मास ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूल और अपॉन में 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब इतने की वैल्यू क्या है मैंने डिस्कस कर दिया, इतने की वैल्यू क्या है 1। तो जब यहां पर क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया, तो इस पर कोई फर्क पड़ा क्या, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो यूनिट इसके आगे ढूंढे नहीं मिल रही थी वो यूनिट क्या मिल गई हमें, AMU मिल गई, एटॉमिक मास यूनिट मिल गई। तो ये बात तो हो गई कि एटॉमिक मास यूनिट कहां से आई, क्या रेफरेंस लिया गया और कैसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास चीजों का निकालते थे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन का मास कितना, तो क्या 16 बताओगे, नहीं, 16 के आगे लिखोगे U, और U का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का मास 1/12 ऑफ कार्बन 12 का 16 टाइम्स होता है या 16 टाइम्स होता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब कहानी तो अब शुरू हुई है, खेल तो अब शुरू हुआ है, और खेल ये है कि इस एटॉमिक मास यूनिट में कुछ मिलता तो है नहीं ढूंढे, ये तो रेफरेंस है बहुत। एक एटम का मास, अब एक ऑक्सीजन ढूंढ के दिखाओ उनको, एक ऑक्सीजन कहीं से पकड़ के लाओ, देखो एक ऑक्सीजन है, नहीं ला सकते ना। अगर ऑक्सीजन लाओगे तो पहली बात तो O2 का मॉलिक्यूल लाओगे, वो भी एक नहीं पकड़ पाओगे। O2 लाओगे तो कहोगे हाँ सर जी 5 ग्राम O2 लेके आए हैं, अब बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन। तो बस ये सीखना है, तो ध्यान से आ जाओ मोल कॉन्सेप्ट पर या अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस पर। तो इसके लिए रिलेशन आया, इसके लिए रिलेशन देने वाले जो शख्स थे वो थे आपके मुलेकिन। हालांकि अवोगाद्रो हाइपोथेसिस दी कही जाती है, वो उनका सम्मान में कह दिया जाता है कि हाँ अवोगाद्रो ने वो नंबर, अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस थी इसलिए उस नंबर को क्या दे दिया गया, अवोगाद्रो नंबर नाम दे दिया गया। तो मुलेकिन जी ने करा क्या, उन्होंने मास को, मासेस को, बहुत सारे डिफरेंट एटम के मासेस को क्या किया, ऑब्जर्व किया। और बहुत सारे डिफरेंट एटम के मासेस को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट ये था कि अगर हम लोग क्या करें, सिमिलर कंडीशन रखें टेम्परेचर की और प्रेशर की। ठीक है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और अगर हमारे पास में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम हो वो इक्वल हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम। चलो समझते हैं इस चीज को, कि हमारे पास में 2 बॉक्स हैं, ये 2 बॉक्स क्यूबिकल मान लेते हैं, ऐसे बॉक्स हैं। अच्छा, ये भी 1 मीटर क्यूब का है और ये भी क्या है, 1 मीटर क्यूब का है। इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर भी T है, इसका प्रेशर भी P है, इसका प्रेशर भी P है। इसके अंदर गैस भरी है A, इसके अंदर गैस भरी है B। इसके अंदर कोई दूसरी गैस है, इसके अंदर कोई दूसरी गैस है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ A आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ B। अब ये जो हाइपोथेसिस थी अवोगाद्रो जी ने दी थी, बट हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या था कि सोच के रखा था उन्होंने, लिख दिया, उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं निकल पाई थी। प्रैक्टिकल वैल्यूज निकाली मुलेकिन जी ने, और ये हाइपोथेसिस परफेक्ट करेक्ट आई। और परफेक्ट करेक्ट आने के साथ साथ मुलेकिन जी ने एक और चीज की। पहली बात तो इसको समझ गए ना कि 2 चीजों का, 2 डब्बों का वॉल्यूम अगर सेम है, उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उसके अंदर कोई भी गैस भर दी जा करके, कोई भी गैस ला करके भर दी जाए, उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, वो हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई पहले। अब ये क्यों आएंगे उसको आगे देखते हैं, कि हमारे पास में हुआ क्या अगली बात, कि जब मास, हम लोगों को एटम्स के मास को एटॉमिक मास यूनिट में पता करना होता था अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन जनरल लाइफ में हमें वो मिलता था ग्राम में, मिनिमम ग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में या ग्राम में लाते थे। तो एक रिलेशन बनाया गया जो कि एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कर सकता था किसमें, ग्राम में। यानी कि आप बता सकते थे कि इतने ग्राम बराबर इतने एटॉमिक मास यूनिट के होगा। अब ये बड़ा गेम था। गेम कैसा था कि सबसे पहली बात तो एक मशीन थी जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से किया क्या गया, डिफरेंट चीजों के मासेस को कैलकुलेट किया गया। तो जो मास आता था ना, जो मास आता था वो एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल आता था, एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल आता था। ठीक है, और वो पर्टिकुलर नंबर और कुछ नहीं था, वो था 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को नाम दिया गया अवोगाद्रोस नंबर। ठीक, अवोगाद्रोस नंबर, और इसी को आगे चल करके डिफाइन किया गया 1 मोल से। समझना काफी आसान है। जैसे एक दर्जन समझते हो, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। ठीक है, एक दर्जन में कितने, 12। तो 1 मोल में याद करो मेरे साथ, कितने, 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23।
अब खुद सोचो कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है और एटम कितना छोटा होता है। 6.022 के 6.3 अगर वैल्यू कैंसिल कर दे तो हो गया 6.022 और उसके बाद में बचा 10 की पावर 20। अभी इसके आगे 20 जीरो और लगाओ। उतने एटम जब ला करके रखोगे तब आपके पास में क्या तैयार होगा, 1 मोल तैयार होगा। ठीक है, इमेजिन करो एटम कितना साइज में छोटा होता होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो अवोगाद्रो नंबर आया बेसिकली ये कहां से आ गया, ये 6.022 इंटू 10⁻23 तो हम लोग 9th से रटते चले आ रहे हैं। क्यों बैठे हो यहाँ पर, ठीक, यहाँ बैठ करके क्यों पढ़ रहे हो, पता करो कि ये नंबर आया क्यों, यही क्यों आया, ठीक, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं आया। तो भाई देखिए ध्यान से देखना अब बात को। बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे पास में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम, और एक और थे जिनका नाम था फैराडे। तो एक कांस्टेंट होता है दैट इज फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 98,500। पूरी वैल्यू 98,400 समथिंग होती है, बट 98,500 लिए जो फैराडे कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आती थी। तो ये थोड़ा सा डेप्थ कॉन्सेप्ट है, मैं 2 मिनट में क्लियर किए दे रहा हूं कि ये नंबर कहां से आया था। ठीक है, ये नंबर आया था बच्चों यहां से कि जब हम लोग चार्ज निकालते थे ना, चार्ज, तो हमें पता है हाई स्कूल सब लोग पढ़ करके आए हो, चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आता था। और वहां पर पूछा जाता था एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को याद हो, कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता करना होता था। तो भाई जो चार्ज आता था ना वो हमेशा इनके मल्टीपल में आता था, इनके मल्टीपल में। तो इसको ये जो नंबर था क्योंकि इनके मल्टीपल में आता था तो ये नंबर एक कांस्टेंट था, और इनके इस कांस्टेंट को फैराडे जी ने नाम दिया था फैराडे कांस्टेंट। तो जब हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग इतने कूलाम चार्ज निकाले, इतने कूलाम चार्ज निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर 1 कूलाम चार्ज लाना हो तो होगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और अगर 98,500 कूलाम चार्ज लाना हो तो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड ओवरऑल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाई 98,500। आप लोग बच्चे इसको घर पे सॉल्व करना और आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू, ये क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये था चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात कि इस नंबर को डिराइव कहां से किया गया था और इस नंबर की खासियत क्या थी। अब खासियत की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास, पॉज ले रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कोई वैल्यू किसमें है, एटॉमिक मास यूनिट में, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से तो बदल जाएगी ग्राम में। अगर आपके पास है कुछ ग्राम में, आप इस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो बदल जाएगी एटॉमिक मास यूनिट में। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट जो है आपके पास में, जो आपके पास में ग्राम है, अगर भाई जो बड़ी वैल्यू है अगर उससे छोटी वैल्यू में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटी से बड़ी में जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ग्राम बड़ी वैल्यू है, एटॉमिक मास यूनिट छोटी वैल्यू है, यानी कि अगर आपके पास में ग्राम हो और आपको एमयू में जाना हो तो इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और अगर आपके पास एमयू है ग्राम में जाना हो तो क्या कर दो, डिवाइड। कहने का मतलब ये था कि हम लोग क्या कर सकते थे, 1 मोल बराबर, सबसे पहले चलो इतना समझो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे की बातें मैं हल्का सा रुक के क्लियर करता हूं। कितने मिनट हो गए, 10 मिनट, बहुत अच्छे, सब कुछ 20 मिनट में हो जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट की खासियत क्या बताई कि ये रिलेशन देता था अवोगाद्रो नंबर और ग्राम के बीच। तो मेरे साथ साथ आदत डालो अब इसकी कि क्या आपको सीखना है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझे बात को, ये होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल एटम है तो उसका मतलब है कितने एटम है, उसका मतलब है इतने सारे एटम है, एटम्स हैं इतने सारे। कितने एटम्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं। अगर मैं कहूं आपसे 1 मोल H2O दिया था तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल थे H2O के, इतने मॉलिक्यूल थे H2O के। ठीक, सारी बातें समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल H+ था आयन तो इसका मतलब कितने आयन थे, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या थे, H+। अब फिर फर्क क्या है यहां और यहां, यहां अगर हम इसका मास निकालते हैं तो आता 18 यूनिट और यहां पर इसका मास आता 18 ग्राम। यहां पर अगर देखते तो इसका आता 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU और यहां आता ये 1 ग्राम। रीजन क्या है,
रीजन है कि यहाँ पर हम लोग एक एटम लेकर के चल रहे हैं तो एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है, और यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करके लेके चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 ग्राम आ रहा है। समझ गए बात को पूरी तरीके से। तो अगर हम इस मोल से, अवोगाद्रो नंबर से किसको अगर हम लोग 1 मोल कंसीडर करके लेके चले किसी चीज को, तो एटॉमिक मास यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको कैलकुलेशन ग्राम पे करनी है ना कि एटॉमिक मास यूनिट पे। तो जब भी आपको ग्राम में लिखा मिलेगा, कुछ भी हमेशा ग्राम में लिखा मिलेगा, तो आपको कन्वर्ट करना होगा उसे किससे, 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके, और इससे शॉर्टली लिख दिया जाता है Na। एन का मतलब है नंबर, ए का मतलब है अवोगाद्रो, तो अवोगाद्रोस नंबर Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोल कॉन्सेप्ट को खत्म कर दें, नहीं तो टाइम हो जाएगा इसमें फिर से, और आप लोगों को फिर से दिक्कत होने लगेगी चीजों को समझने में। 2 पार्ट में बनेगा तो दिमाग भी नहीं उतना काम करेगा। तो भाई चलो शुरू करते हैं किसको, मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट को समझने का अब आसानी से समझ में आएगा। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केवल 2 चीजों को समझने की जरूरत है। पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या होता है एटॉमिक मास, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए वह क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास पता है हमें क्या होता है, मास ऑफ एटम। क्या होता है, मास ऑफ एटम। और अगर हम कहें कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो कहेंगे मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा ये मास ऑफ एटम जो होता है ना, ये किसमें होता है, एमयू में। ये भी किसमें होता है, एमयू में। समझ गए बात को पूरी तरीके से। अच्छा अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना आप बात को, इस एमयू को हमें चेंज करना है ग्राम में। इस एमयू को हमें किसमें चेंज करना है, ग्राम में। तो मल्टीप्लाई कितने से कर लें, इतने से मल्टीप्लाई कर ले, इतने एटम ले। पहले हम लोग मास ऑफ 1 एटम लेकर के चल रहे थे, अब कितने एटम लेकर के चल रहे हैं, इतने एटम लेकर के चल रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा मास ऑफ, ध्यान से देखना बात को, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। और वो किसमें आ जाएगा बच्चों, ग्राम में, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं GAM। G मतलब ग्राम, A मीन्स एटॉमिक और M मीन्स मास। ठीक, तो ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं इसको। इसको बड़ा बड़ा मैं लिख भी दूं, दिख रहा है जगह नीचे है। इसका मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब मॉलिक्यूलर मास में भी देखो किसमें ले रखा हम लोगों ने, एमयू में। ऑब्वियस सी बात है यार, जब किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करेंगे तो किसमें कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में। अब अगर मैं कहूं कि इस एटॉमिक मास यूनिट को बदल दो किसमें भैया, ग्राम में, तो यहाँ कितने लेके चल दे भैया, यहाँ लेके चल दे 1 मोल। ठीक, 6.022 नहीं लिखा, सीधे क्या लिख दिया, 1 मोल मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, और वो भी किसमें, ग्राम में। इसे इन सॉल्ट कहा जाता है GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, बहुत आसानी से समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कहने का मतलब केवल ये है कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें, मास ऑफ एटम का, मास ऑफ एटम लिया हम लोगों ने, क्या कौन सा एटम ले लो, मास ऑफ एटम लिया हम लोगों ने Na। तो Na क्या होता है, 23 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम लोग ले मास ऑफ 1 मोल एटम, तो यही Na हो जाएगा भैया 23 ग्राम। समझ गए बात को। अगर यहाँ एग्जांपल ले पानी का, H2O, तो पानी कितना होता है, 18 यूनिट। अगर GMM लेंगे तो वही क्या आएगा भैया, 18 ग्राम। बस इतनी बात समझनी थी। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर जाए कि कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, कैसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल। फटाफट, टफ है टॉपिक, आराम से देखना है एक एक टॉपिक को, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कितने मिनट हो गए, 16 मिनट। ठीक है, 25 से पहले खत्म कर दूंगा। अब चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में आपको धीरे धीरे समझाता हूं कि कैसे नंबर ऑफ मोल निकालोगे, फिर कैसे निकालोगे क्या, फिर कैसे निकालोगे आप लोग कितने आइटम है, और फिर उठा के ले चल रहा हूं आपको वहां पर जहां पर आपको पहुंचना है। अगला वीडियो जो आएगा वो मेरा, हाँ मैं पुराना वीडियो आप लोगों को दूंगा, वो ऐसे बोर्ड पर नहीं होगा, साफ सुथरे बोर्ड पर, पहले बताया दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा पुराने बोर्ड पर होगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग क्या कर लोगे, पढ़ने में कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। चलो भाई, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि 36 ग्राम, हाउ मेनी मोल
of H2O are there in 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों ने 36 ग्राम पानी लिया, बताओ उसमें H2O के कितने मोल हैं। ठीक है, बताओ उसमें H2O के कितने मोल हैं। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं पूछ दूं अगर आपसे इसी में, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछ दूं, बस यहीं से ध्यान से देखना है। सेकंड पार्ट में पूछ दूं आपसे कि हाउ मेनी H2O's आर देयर, आखिर H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं। मोल के बाद में बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं। तीसरी बात मैं पूछ दूं हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर। चौथी चीज मैं पूछ दूं हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर। ठीक, चलो भाई, तो पहले हम लोग क्या करें, मोल निकालना सीखें। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हम लोग लेते हैं, सबसे पहली बात H2O का मास क्या होता है, तो पता होना चाहिए 2 × 1 + 16 बराबर किसमें 18 यूनिट, बराबर किसके आया 18 यूनिट के। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल H2O, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट को किसमें बदल देना है भैया, ग्राम में। 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम, तो उल्टा लिख लो 18 ग्राम में, ध्यान से देखना 18 ग्राम में कितने मोल है, 1 मोल। तो अगर कहूं 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो कहोगे 1/18। अब कितने में पूछा गया है, 36, तो पूछू 36 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो कहोगे 1/18 × 36, काट लो भैया कितने मोल, 2 मोल। ठीक, कितने मोल हो गए, 2 मोल आ गए। अब देखो आसान करो साथ साथ, पानी का मास कितना 18, तो 18 ग्राम मतलब 1 मोल, 36 ग्राम मतलब 2 मोल। ठीक, अगर 72 ग्राम आ गया तो कितने मोल, 4 मोल, क्योंकि 72 से 18 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। चलो आगे बढ़े। अब पूछा कि हाउ मेनी H2O आर देयर, तो हमें पता है बच्चों कि 1 मोल का मतलब कितने होते हैं, तो 10⁻23 इतने होते हैं 1 मोल में। यहां कितने मोल आए हैं भाई, यहां तो 2 मोल है, तो हम लोग इस पूरी वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या निकल आएगा, देखो 6 × 2 = 12, 12.044 × 10⁻23 इतने पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। अब मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन कितने हैं, तब ध्यान दो, एक H2O अगर लिया जाए तो ऑक्सीजन कितने होते हैं, उसमें एक ही तो होता है, 1 में 1, तो 2 में 2, तो 3 में 3, तो जितने मॉलिक्यूल उतने ऑक्सीजन, इतने मॉलिक्यूल तो इतने ही क्या है, ऑक्सीजन सॉरी, इतने मॉलिक्यूल तो इतने ही क्या है, ऑक्सीजन। अब भैया बताओ कि हाइड्रोजन कितने, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, 2, एक में कितने हाइड्रोजन, 2, तो अगर मैं कहूं 2H2O लिखा है, कितने हाइड्रोजन बताओगे, 4, अगर कहूं 3H2O तो 6, यानी जितने मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो उतने हाइड्रोजन है। तो भाई इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करने कितने से, 2 से, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या आएगा, 12 × 2 = 24, 0.044 नहीं, 0.044 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.088 × 10⁻23 इतने क्या मौजूद होंगे, हाइड्रोजन। मतलब 36 ग्राम जो पानी ले रखा है आपने, उसमें 2 मोल है पानी के, इतने आपके पास में क्या है, इतने आपके पास में पानी के मॉलिक्यूल हैं, इतने ही ऑक्सीजन के एटम हैं और इतने हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, इतने हाइड्रोजन के एटम, इतने ऑक्सीजन के एटम, इतने पानी के मॉलिक्यूल, 2 मोल कितने में, 36 ग्राम में। शायद चीजों को समझ गए होंगे। अब देखो इसको जनरलाइज कर दो मैं थोड़ा सा, हाँ 20 मिनट हुए, बस 5 ही मिनट की चीज रह भी गई है। इसको जनरलाइज कर दूं कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार में क्या किया, क्या इतना बार बार करना पड़ेगा हम लोगों को, तो बार बार नहीं करना है। हम लोगों ने देखो क्या किया है, लास्ट में हम लोगों ने बस इतना ही तो मेन काम किया है। तो किया क्या है हम लोगों ने देखो डिवाइड किससे किया है, 36 से, और वो भी किसमें, ग्राम में। यानी कि बेसिकली ये था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या था, गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालने की सबसे छोटी टेक्निक, इतनी देर के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सारी चीजों को समराइज कर दे रहा हूं एक में, कि अगर आपको कभी क्या करना हो, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ मोल, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ मोल, तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे केवल, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो अगर एक एटम की बात होगी तो आप क्या कह दोगे, एटम, नंबर ऑफ मोल, फॉर एटम लिख दे रहा हूं केवल, फॉर एटम। अगर किसी एटम के लिए मास मोल निकालने तो कहोगे मास ऑफ एटम और डिवाइड बाई GAM, ग्राम एटॉमिक मास।
अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो क्या कह दोगे, मास ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल का मास जोड़ डालो और उसको डिवाइड कितने से कर दो भैया, GM से। अब बात रह गई केवल एक, दैट इज फॉर गैस। तो फॉर गैस के लिए आएगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा यहां पर, और अपॉन में आ जाएगा 22.4 इन लीटर। नई कहानी कहे तो सर जी शुरू कर दी, ये क्या है बवाल, तो ये है नया, और इसको भी समझ लो और बस बात खत्म हो गई। हम लोग इसी यहीं से शुरू करेंगे अगले वीडियो को। तो क्या हुआ, फॉर गैस इक्वल टू आया वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इन लीटर। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है बेसिकली, तो अवोगाद्रो के हाइपोथेसिस याद करो कि अगर हमारे पास में दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, हम लोग क्या कहते थे, वॉल्यूम अगर सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे या नंबर ऑफ मोल भी बराबर होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ, भाई उसी का तो फर्क है केवल, जितने मॉलिक्यूल, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके और इसके बराबर है तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल क्या हो सकते हैं। तो भाई अब देखो ध्यान से कि अगर हम लोगों ने कहा टेम्परेचर बराबर प्रेशर बराबर, स्टेटमेंट को उल्टा करो, यहां पर वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, यहां पर हम लोग मोल ले लेते हैं कितने, 1, और यहां पर भी मोल कितने ले लेते हैं, 1। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे या सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर वॉल्यूम सेम हो तो मोल बराबर होंगे जाकर। और अगर मैं कहता हूं मोल सेम है तो क्या वॉल्यूम नहीं बराबर होगा जाकर, भाई उल्टा ही तो बोल दिया, 4 टर्म थे, 3 सेम कर दिए, चौथा सेम होना चाहिए। तो टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, मोल सेम, तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो 1 मोल जितना ऑक्यूपाई करती है वो होता है बेटा 22.4 लीटर। और इसलिए हम लोगों ने यहां से किसको डिवाइड कर रखा है, 22.4 को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो से आपको केवल न्यूमेरिकल मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, पूरा वीडियो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। यहां से हम लोग शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कहाँ के हों, यहाँ के हों, चाहे वो कहाँ के हों, यहाँ के हों, और यहाँ के क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से आप कितने मिनट में बना लोगे इसको, 2 मिनट में बनाना सीख जाओगे अगर आपको ये फॉर्मूले से याद है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे आपको, धीरे धीरे करके मिलेगा। मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना सॉलिड पढ़ाऊंगा आपको, और बहुत ज्यादा तेज भी नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ सब कुछ उड़ता चला गया, आपको कुछ पता नहीं चला। मेरे साथ जुड़े रहिए, समय लीजिए, 6-7 महीने तक इस चैनल से लगे रहो करके, आपका बेसिक्स मैं क्लियर कर दूंगा, इस बात की पूरी मेरी गारंटी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो और पढ़ते रहो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।